हेलो एवरीवन। हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द थ्री डिस्टिंक्ट वेज। ठीक है। सो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, दैट इज़ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से होता है, एज द नेम सजेस्ट, द टाइटल ऑफ द हमारा लेक्चर दैट सजेस्ट कि थ्री डिस्टिंक्ट वेज है। ओके, सो उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से एंड इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज़ सनवर हुसैन और ये टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो भी प्रोसीजर है कि आप अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, एंड देन किस प्रोसीजर से क्या किया जाएगा। डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट तरीके से अमेंड करने का प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में। देयरफॉर जो डिफरेंट प्रोसीजर है एंड कौन सा पार्ट अमेंड किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे हम लोग टोटल बात करेंगे। ओके, सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा हम लोगों ने उस लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, दैट इज आर्टिकल 13 वर्सेस 368 में, उसको हम लोगों ने फाइनली सेटल कर लिया था। दैट द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 का क्लॉज 1 जब आप देखोगे तो वो कहता है कि पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, वो पावर जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, बाय द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मिला है पार्लियामेंट को, एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट को, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया ऐड किया जा सकता है, कुछ जो है उसको ट्वीक किया जा सकता है, कुछ वेरिएशन लाया जा सकता है। ओके, ना तो कंप्लीटली ऐड करना ना डिलीट करना, वेरिएशन लाना। ठीक है, जैसे कुछ टेक्स्ट में चेंज कर दिया गया हो, या फिर रिपील करना, कोई प्रोविजन है और उस पूरे के पूरे प्रोविजन को खत्म ही कर देना, हटा देना कॉन्स्टिट्यूशन से। ये पावर आर्टिकल 368 के क्लॉज 1 से पार्लियामेंट को दिया गया था अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगर आप 368 का क्लॉज 2 देखेंगे तो 360 और ये कहता है कि ये एक प्रोसीजर के थ्रू होगा। 368(1) में भी क्या कहा जाता है, दिस अमेंडमेंट इज टू बी डन थ्रू अ प्रोसीजर। ठीक है, और ये प्रोसीजर कहाँ पे, 368 के क्लॉज 2 में इस प्रोसीजर को बताया गया है कि किस तरीके से अमेंड किया जाएगा। ओके, इसी में दो तरीके का प्रोसीजर बताया गया। हम लोग देखेंगे कि कैसे स्पेशल मेजोरिटी 2 यूज किया जाता है कहीं पे, और कहीं पे स्पेशल मेजोरिटी 3 को यूज किया जाता है अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, 2 और 3 को यूज किया जाता है। However, the words पहले भी मैंने बोला कि the words like स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये कहीं भी कोई भी मेजोरिटी की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली इसको एक्सप्लेन कर देता है। दिस मेजोरिटी इज व्हाट, दिस इज 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट टाइम वोटिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली इसको यूज करता है, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ प्रेजेंट टाइम वोटिंग। ओके, वर्ड पर से एक्सप्लिसिटली वर्ड किसी भी तरीके का मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं यूज करता है। ये लीगल स्कॉलर्स का टर्म है। ठीक है, ये जो टर्म है ये लीगल स्कॉलर्स का है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। खैर, हम लोग अगर आते हैं तो दिस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पावर कहाँ से आता है, आर्टिकल 368 से आता है। प्रोसीजर कहाँ से आ रहा है, 368 से आ रहा है। और भी इन डिटेल हम लोग देखेंगे जब देखेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में ये कहाँ फॉल करता है, 368 का यूज कहाँ पे आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो दिस इज द अमेंडमेंट का पावर कहाँ से आता है। बट हम लोग अगर देखें तो हम लोगों ने लास्ट वाले टॉपिक आर्टिकल 13 वर्सेस 368 में, 13 वर्सेस जो 368 का टॉपिक था, दैट इज द शील्ड एंड द स्वॉर्ड वाला जो था, शील्ड वर्सेस द स्वॉर्ड। ठीक है, स्वॉर्ड 368 को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड शील्ड जो आर्टिकल 13 को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो 368 कहता है कि द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वो कुछ भी अमेंड कर सकता है। ये चीज़ पे 368 से आता है कि जो है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट बाय यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। ओके, उस तरीके से कर सकता है। हाउएवर आर्टिकल 13 कहता था कि जो 13 ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड करने की कोशिश की जाएगी तो वो जो है 368 के थ्रू अगर अमेंड करने की कोशिश की जाएगी तो वो वैलिड नहीं होगा, नल एंड वॉइड होगा। ओके, पार्ट 3 को अगर कोई अमेंड करने की कोशिश करता है तो ठीक है। बट देन ये डिबेट, सबसे लंबा डिबेट चला एंड देन फाइनली जो सेटल किया गया, केशवानंद भारती केस में सेटल ये किया गया कि यस, द पार्लियामेंट हैज द अनफिटेड पावर, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, amend any provision of the constitution including part 3,
अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट का पावर है। हाउएवर केसवन एंड भारतीय केस ये भी कहता है यस द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट खुद बताएगा। एज एग्जाम्पल फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट पार्लियामेंट का जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं फेडरलिज्म का, तो अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट है जो फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करता है तो वो आप नहीं कर सकते हो, पार्लियामेंट नहीं कर सकता, एंड दिस वुड बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। ओके, सो दिस इज द फाइनल प्रोविजन, फाइनल स्टैंड एज फार एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट। सो हम लोगों ने एक चीज डील कर लिया कि क्या अमेंड किया जा सकता है, तो व्हाट कैन बी अमेंडेड, एनीथिंग, एनी प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, यहां तक पहुंच चुके हैं। देन अब हम लोग देखते हैं कि अमेंडमेंट जो है किस किस तरीके से फिर किया जा सकता है। ओके, तो एनी प्रोविजन, सॉरी, अगर एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को किया जा सकता है अमेंडमेंट, तो किस तरीके से किया जाएगा। ओके, तो ये चीज है। सो अमेंडमेंट के तीन डिस्टिंक्ट वेज हैं, तीन वे से अमेंडमेंट होता है। ओके, अगर हम लोग बात करें तो एक अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट जो होता है वो होता है आपको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। अगेन सिंपल मेजॉरिटी जो है एज अ वर्ड इज नॉट एक्सप्लेन, सिंपल मेजॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली बोलेगा 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से ये पास हो जाएगा। ओके, सेकंड मेथड होता है स्पेशल मेजॉरिटी 2। अगेन दिस मेजॉरिटी वर्ड इज नॉट यूज्ड, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी 2 से हो जाएगा कुछ चीज अमेंड। एंड थर्ड थिंग इज, थर्ड वे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेशल मेजॉरिटी 3। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी 2 और 3 से जो अमेंडमेंट होता है ये फॉल करता है अंडर आर्टिकल 368 इटसेल्फ। 368 में ही बोला गया है कि कौन से प्रोविजन स्पेशल मेजॉरिटी 2 से अमेंड होंगे एंड कौन से प्रोविजंस जो हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी 3 लगेगा अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। हाउएवर कुछ चीज सिंपल मेजॉरिटी से ही अमेंड हो जाती है। सो हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंड होगा उसको एक बार पहले देखते हैं एंड देन हम लोग 368 की तरफ मूव करेंगे और इस वाले को, इंपॉर्टेंट चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, so when we talk about the amendment of the constitution through simple majority, okay, so हम लोग डील कर रहे हैं फर्स्ट थिंग को, that is amendment of constitution through simple majority। okay, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कैसे होता है। ओके, तो जनरली आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो भी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड होगा ना, उसके लिए आपको दो लैंग्वेज देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 1 आपको देखने को मिलेगा। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली खुद ही बोल दिया गया है और वो वर्ड होता है कि दिस अमेंडमेंट इज not deemed to be amendment under article 368। ठीक है, इस तरीके का कुछ वर्ड यूज किया जाता है कि दिस अमेंडमेंट, दैट इज ये अमेंडमेंट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का बट इट शुड नॉट बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये किसी आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टली लिखा गया है। ओके, एक्सप्लिसिटली लिखा गया है, डायरेक्टली लिखा गया है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 4 आप देखोगे, आर्टिकल 4 किस चीज से डील करता है। आर्टिकल 4 डील करता है कि जब भी चेंजेस किया जाएगा आर्टिकल 2 एंड 3 में, चेंजेस इन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो चेंजेस किया जाएगा उसके कारण कुछ चेंजेस होगा जो कि जैसे क्या होगा कि आर्टिकल 2 में क्या चेंज किया जाता है। आर्टिकल 2 में कि कोई टेरिटरी सपोज इंडिया का पार्ट नहीं है और उस टेरिटरी को इंडिया में ला करके उसको स्टेट बनाया गया, एक नया स्टेट ही बनाया गया। ठीक है, न्यू स्टेट बना करके रख दिया गया और ये पहले स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ओके, इस स्टेट को बनाया गया। अब अगर एक नया स्टेट बनता है या फिर आर्टिकल 3 है कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है,
एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका मॉडिफिकेशन किया जा रहा हो सकता है कि इसकी बाउंड्री को बड़ा किया जा रहा हो, ठीक है, बाउंड्री छोटा किया जा रहा हो। दो स्टेट है, दो स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बनाया जा रहा हो, या फिर एक बड़ा स्टेट है इसको फिर डिवाइड करके दो स्टेट बना दिया जा रहा हो, ठीक है। तो 1 2 को 1 कर दिया गया है, एक टोटल 1 था जिसको 1 और 2 में डिवाइड कर दिया गया। इस तरीके का कोई भी चीज़ एक एग्जिस्टिंग स्टेट में जो चेंजेस लाया जाएगा वो आर्टिकल 3 में आएगा, और एक बिल्कुल ही नया स्टेट का फॉर्मेशन किया जाएगा जो पहले एग्जिस्टेंट था ही नहीं, ओके, उसको किया जाएगा, तो वो आर्टिकल 2 से किया जाएगा। अब अगर लेट्स सपोज कि आपको आर्टिकल 2 और 3 में कुछ चेंजेस किया है, तो दैट मीन्स कि आपने स्टेट के लिए कुछ चेंजेस किया है, ओके, स्टेट में कुछ चेंजेस किया है। अब दैट मीन्स कि आपने कुछ स्टेट में चेंजेस किया है, तो शेड्यूल 1 में चेंज होगा, और शेड्यूल जो है आपको शेड्यूल 1 में चेंज होगा और शेड्यूल 4 में चेंज होगा, ओके। दैट डील्स विथ व्हाट कि शेड्यूल 1 जो है वो नेम एंड बाउंड्री इन सब चीज़ों से डील कर रहा होगा अपनी स्टेट से, ठीक है। एंड शेड्यूल 4 जो है वो डील करेगा कि आपको राज्यसभा में कितनी सीट्स, ओके, राज्यसभा में जो है कौन से स्टेट को, लेट्स सपोज कोई नया स्टेट बना तो स्टेट को तो सीट देना पड़ेगा राज्यसभा में, ठीक है, तो कितनी सीट मिलेगी राज्यसभा में, 25 है, ओके। सो द मोमेंट आपने स्टेट्स में कुछ चेंजेस लाए, नया स्टेट लेकर के आए, तो उसके राज्यसभा की कुछ सीट्स मिलेगी, ओके। एग्जिस्टिंग स्टेट था उसमें ही कुछ आप चेंज लेकर के आ गए, एक नया स्टेट बनाए तो नए स्टेट का कुछ नाम आएगा, ओके। लेट्स सपोज कि तेलंगाना एक नया स्टेट बना और उसका नाम आया, ठीक है, इस तेलंगाना को राज्यसभा में भी कुछ सीट दिया जाएगा, दैट इज ये शेड्यूल्स जो है वो अमेंड किया जाएगा। सो आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 में कुछ चेंजेस किया जाएगा ना, तो उसका जो इम्पैक्ट शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 इन सब चीज़ों के ऊपर होने वाला है उसको आप इप्सो फैक्टो मानोगे, दैट इज ऑटोमेटिक होगा, ओके। सो आर्टिकल 4 का ही क्लॉज 2 कहता है कि ये जो चेंजेस हैं दीज चेंजेस आर नॉट डीम्ड टू बी चेंजेस अंडर आर्टिकल 368, ओके। सो ये जो चेंजेस आप करोगे आर्टिकल 2 में 3 से जो चेंज करोगे एंड कॉन्सिक्वेंट चेंजेस जो शेड्यूल 1 एंड 4 में होगा आपको, ओके, जो शेड्यूल 1 और 4 में जो आपको होगा, ठीक है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट से डील करता है, शेड्यूल 1 है जैसे वो टेरिटरी ऑफ द स्टेट से डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 3 जो है 2 जो है इन सब में कुछ चेंज लाओगे तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट में भी चेंज आएगा, ओके। तो जो आर्टिकल 2 एंड 3 में चेंजेस लाने के कारण इन सब में चेंज हुआ, शेड्यूल 1 में शेड्यूल 4 में चेंज हुआ, तो आर्टिकल 4 कहता है कि वो जो चेंजेस है वो इप्सो फैक्टो होगा, ऑटोमेटिक होगा। एंड वो कहता है आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 कहता है कि ये जो चेंजेस है ना इट शैल नॉट डीम्ड टू बी, इज इट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। शेड्यूल 1 और 4 में कुछ नए नेम्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, राज्यसभा का किसको कितना सीट में चेंजेस हुआ है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट को अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है, टेक्स्ट को अमेंड करना पड़ेगा। बट 4 क्लॉज 2 कहता है कि दीज अमेंडमेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। जब इस तरीके का वर्ड यूज किया जाएगा दैट मीन्स ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस सिंपल मेजॉरिटी से किया जाएगा, दैट इज 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। किसके 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बिकॉज मैंने जैसे 368 में भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी अमेंड हो रहा है, ये पावर किसके पास है, बस पार्लियामेंट के पास है, ओके। पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के ही पास है। तो पार्लियामेंट अपनी सिंपल मेजॉरिटी से दैट इज 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करेंगे, तो आर्टिकल शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में जो भी चेंजेस आना है वो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज आ जाएगा। एंड माइंड यू ये एक ऐसा चेंज है जिसमें टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो चेंजिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है, ठीक है, उसमें शेड्यूल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का अपना शेड्यूल है, तो शेड्यूल में भी चेंजेस आया होगा, टेक्स्ट में चेंज आया होगा, जो लिखा हुआ है उसमें चेंज आया होगा। इसी तरीके से एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 169 है, ठीक है, द क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन या फिर जो है आपको क्रिएशन या फिर अबॉलिशन, तो या तो क्रिएशन या अबॉलिशन, तो जहाँ पे ऑलरेडी नहीं है वहाँ पे क्रिएट करना और जहाँ पे ऑलरेडी है वहाँ से अबॉलिश करना, ओके। इसका प्रोसीजर ये होता है कि किसी भी स्टेट पे, कुछ ही स्टेट्स है हमारे पास जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दैट इज 2 हाउसेज वाला जो सिस्टम पार्लियामेंट में चलता है, वो सारे स्टेट में नहीं है। देर आर ओनली फ्यू स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अगर आप इसको पार्लियामेंट की तरीके से देखोगे तो इट इज लाइक लोकसभा और दिस इज लाइक राज्यसभा, नॉट क्लियरली, लाइक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। आई एम जस्ट टॉकिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ओके। तो इसको हटा ही देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर की जो हम लोग बात करते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का सिस्टम है, पार्लियामेंट के लेवल पे है, यूनियन के लेवल पे, ओके। वहाँ पे तो हमारे पास 2 हाउसेस है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा।
सारे स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं, तो कुछ कुछ स्टेट्स है। ओके, 7 शायद 7 या 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास है। ओके, सो अगर किसी स्टेट के पास, लेट्स सपोज कि बिहार के पास ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है और इसको अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है, तो क्या किया जाएगा? ओके, तो क्या किया जाएगा? तो बिहार की जो लेजिस्लेचर है वो पहले अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास करेगी, और ये जो बिल है ना, ये स्पेशल मेजोरिटी 2 से वो अपने इसमें पास करेगी। स्पेशल मेजोरिटी 2 से अपने स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करेगी। दैट इज 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। हम लोगों ने क्या होता है ये सारी चीज को फर्स्ट लेक्चर स्ट्रेंथ एंड मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में डील किया था। ओके, तो एक बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक स्पेशल मेजोरिटी से ये पास कर दिया, अब ये चीज पार्लियामेंट के पास आएगा, पार्लियामेंट इस चीज को सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। ठीक है, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। सो यहां के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का काम आ जाता है। ओके, यहां के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आ जाता है। व्हाई? बिकॉज एक ऐसा कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टेट है जिनके पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, और लेट्स सपोज कि बिहार के पास तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। अब बिहार को लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश करना है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को अमेंड करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है कि अब इन स्टेट्स के ही पास बस लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, तो यहाँ के बाद जो है ये क्या हो जाएगा, आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का पार्ट आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बस पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, तो पार्लियामेंट फिर सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। दिस 169, इसमें भी सेम चीज लिखा गया है कि दैट द अमेंडमेंट शैल दिस अमेंडमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड टू बी, सेम वर्डिंग, नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 की यस दिस इज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इस अमेंडमेंट को आप आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट होता है वैसा आप नहीं मानेंगे। ओके, दैट इज रिटन इन आर्टिकल 169। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिंपल मेजोरिटी से कैसे अमेंड होगा, जो अमेंड होगा वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख दिया। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 है, आर्टिकल 169 है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया कि दीज अमेंडमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। एंड माइंड यू, जब ये अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट भी अमेंड होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट अमेंड होता है। ठीक है, जो लिखा हुआ है बेयर एक्ट में उसको अमेंड करना पड़ेगा। ओके, एक और तरीका होता है सिंपल मेजोरिटी से अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देख रहे थे, दैट इज हम लोग सिंपल मेजोरिटी से देख रहे हैं से अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। तो सिंपल मेजोरिटी में हम लोगों ने 4 और 169 जैसा केसेस देखा जहां पे टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया जा रहा है, एंड दीज आर्टिकल्स आर इटसेल्फ द सोर्स। ये खुद ही बोलते हैं कि दीज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है फंक्शनल एस्पेक्ट पे भी। ठीक है, फंक्शनल एस्पेक्ट का क्या मतलब है कि हो सकता है कि टेक्स्ट में चेंजेस नहीं किया जाएगा। टेक्स्ट में डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो चेंज इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं किया जाएगा। ओके, बट इफेक्टिवली फंक्शनिंग में वो चेंज आपको दिखेगा। ओके, एंड ये चेंजेस भी जो है सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है। और जब इस तरीके से फंक्शनल चेंजेस होता है तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि फ्यूचर में ये कैसे काम करेगा, ये पार्लियामेंट खुद बताएगी थ्रू अ लॉ। तो उन सब आर्टिकल्स में लिखता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ में प्रोवाइड फॉर, ठीक है, ऐसा करके कुछ लिखा जाएगा कि पार्लियामेंट फ्यूचर में बताएगी कि ये फर्दर कैसे काम करेगा, और तब तक जब तक लॉ नहीं बनाती है तब तक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बना करके रख देता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आर्टिकल 11 की। ठीक है, अगर हम लोग सिटीजनशिप की बात करते हैं तो 5 to 11 में पूरे का पूरा सिटीजनशिप के बारे में डील किया गया। ठीक, तो 5 to 10 में जो है सब कुछ डील किया गया कि हाँ कोई इंडिया से पाकिस्तान चले गए एंड देन वापस आए। ठीक है, एंड किस पीरियड के अंदर आ पाए, कोई पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे ड्यूरिंग दी पार्टीशन। ठीक है, कोई इंडिया से पाकिस्तान परमानेंटली चले गया। ठीक है, तो इन सब के सिटीजनशिप को कैसे डील किया जाएगा, तो एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस उसको डील तो कर लिया गया, यहाँ पे 5 to 10 में डील कर लिया गया। बट आगे भी सिटीजनशिप में चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चेंजेस करना पड़ेगा। तो फिर आर्टिकल 11 कह देता है कि दीज आर अबाउट द सिटीजनशिप प्रोविजन, बट फर्दर जो भी चेंजेस आने हैं अंटिल पार्लियामेंट मेक अ लॉ। तो पार्लियामेंट बाय लॉ जैसा वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट बाय लॉ क्या करता है, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से एक
ये जो मेजॉरिटी, ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से। ओके, एंड सिंपली एक ऑर्डिनरी लॉ होता है, ऑर्डिनरी लॉ होता है, बट इसका बैकिंग कहाँ से आ रहा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल हम लोगों ने बात किया 11, और एग्जाम्पल क्या, जैसे आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 है अबाउट द नंबर ऑफ प्यूनी जजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट एंड इट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस अंटिल पार्लियामेंट मेक मॉडिफिकेशन फर्दर। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने मॉडिफिकेशन किया है, जो सबसे लेटेस्ट मॉडिफिकेशन था उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जजेस कर दिए गए वो CJI प्लस 33 जजेस किए गए। CJI को छोड़ करके जो भी जजेस होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं प्यूनी जजेस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्यूनी जजेस का चेंजेस जो है वो कैसे होगा, तो कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट एंड इट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर जजेस। ठीक है, दैट 7 अदर जजेस इज नथिंग बट प्यूनी जजेस। एंड फर्दर जो भी स्ट्रेंथ ऑफ द इसमें चेंज होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द प्यूनी जजेस में जो भी चेंज होगा वो कैसे होगा, तो कहता है कि इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ। तो पार्लियामेंट बाय लॉ, तो ये जो पार्लियामेंट बाय लॉ है ये एक सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास हो जाएगा। देयरफॉर पार्लियामेंट ने पास किया एक एक्ट। ठीक है, एक एक्ट को पास किया कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट ऑफ आई गेस इट वाज 1955 और समथिंग था। ओके, एंड देन अब इसी एक्ट को फर्दर अमेंड कर दिया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, एंड जो है ले आया जाता है। बट आप द बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो अभी भी आपको वही दिखेगा कि द CJI प्लस दी 7 अदर जजेस। ठीक है, एंड पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड, पार्लियामेंट फिर इस लॉ से प्रोवाइड करता है। देयरफॉर टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको चेंज होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट ओवरराइडिंग प्रोविजन है, इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग इफेक्ट है, क्यों ओवरराइडिंग इफेक्ट है? बिकॉज इट इज गेटिंग बैक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग इस नंबर ऑफ जजेस की बात करते हैं, प्यूनी जजेस की, तो कहाँ से बैक्ड है? आर्टिकल 124 क्लॉज 1 से बैक्ड है। ठीक है, क्लॉज 1 से बैक्ड है। तो ये जो चेंजेस हैं, कैसा है कि अभी अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, तो आप बोलोगे एक CJI है प्लस 33 अदर जजेस हैं। तो अगर आप बोलो, मैं पूछूं कि आपसे कितने अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जजेस हैं टोटल, तो आप बोलोगे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 प्यूनी जजेस हैं, दैट इज टोटल में 34 जजेस हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के पास। बट बेयर एक्ट के पास अगर आप चले जाओगे तो हो सकता है कि आपको वहां पे दिख जाए कि इट इज CJI प्लस दी 7 अदर जजेस ओनली, एंड फर्दर जो भी चेंजेस होगा इट शैल बी डन बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। ओके, टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज किया गया, बट देन दिस एक्ट सेज कि कितने होंगे? CJI प्लस 33 होंगे। ठीक है, CJI प्लस 33 होंगे, दैट इज कि एक्चुअल में क्या है, ये है। ठीक है, सो फंक्शनल चीजों में चेंज कर दिया गया है, भले ही टेक्स्ट में चेंज किया गया हो या नहीं किया गया हो। सो इस तरीके का कुछ चेंजेस लाया जाता है। सो अगर हम लोग सम अप करें सिंपल मेजॉरिटी से जो चेंजेस लाए जाते हैं उसको, लेट्स सम अप। इस सिंपल मेजॉरिटी से कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, दैट इज 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से चेंज लाया जाता है। दो तरीके से आपको दिख जाएगा ये, कहीं कहीं किसी इंडिविजुअल आर्टिकल इटसेल्फ इज द सोर्स, इंडिविजुअल आर्टिकल इटसेल्फ इज द सोर्स, इटसेल्फ इज सोर्स। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 4, आर्टिकल 169 खुद ही बोलता है कि द अमेंडमेंट, this amendment under article 4 or 169 is not deemed to be an amendment under article 368 for the purpose of the article 368। और यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट का भी चेंज किया गया है। ठीक है, टेक्स्ट में आपको चेंजेस दिखेगा। जैसे हम लोग आर्टिकल 4 की बात कर रहे थे, तो इसके कारण जो शेड्यूल 1 एंड 4 में चेंजेस लाए जाएंगे, तो शेड्यूल 1 एंड 4 के चेंजेस को दिखाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, कुछ चीज़ है जो फंक्शनल लेवल पे टेक्स्ट चेंज हो ना हो, फंक्शनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, फंक्शन के लेवल पे चेंज देखने को मिलेगा, दैट इज आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 देख लो आप ये। ठीक है, फंक्शनल चेंजेस की एक्चुअल में कितने हमारे पास जजेस हैं, दैट इज CJI प्लस 33 प्यूनी जजेस हैं। ठीक है, बट हो सकता है कि जो आप टेक्स्ट देखोगे बेयर एक्ट का, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, CJI प्लस 7 अदर जजेस ही दिखेगा, बट एक्चुअल में क्या है, CJI प्लस 33 अदर जजेस है। ये जो चेंज है ये कैसे किया जाता है, इसके लिए ये जो फंक्शनल चेंजेस है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स, पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, एंड दिस लॉ इज नथिंग बट ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ को कैसे पास किया जाता है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। ओके, सो दीज आर द चेंजेस।
ओवरऑल अगर आप मोरलेस आप समझो तो सिंपल मेजोरिटी के चेंजेस हैं लाइक दिस 4 आर्टिकल 169, ठीक है। और कैसे कैसे चेंजेस है, जैसे कि कोरम के लिए क्या है, आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बैठना है, सॉरी पार्लियामेंट को, लोकसभा को या किसी को राज्यसभा को बैठना है सिटिंग के लिए, तो क्या कोरम होना चाहिए, कितनी मिनिमम प्रेजेंट अटेंडेंस होनी चाहिए कि लोकसभा को कंडक्ट कराया जा सके सपोज, तो वो होता है 10% का। अब इस प्रोविजन को कल को चेंज करके मन हो कि नहीं 15% जब तक लोग उपस्थित नहीं होंगे, अटेंडेंस नहीं होगा, तब तक लोकसभा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, 15% ऑफ द एमपी शुड बी अवेलेबल, तभी करवाया जाएगा। तो ये चेंज है, बट ये चेंज कैसा है, सिंपल मेजोरिटी का चेंज है। इस तरीके के जो चेंजेस है वो कैसे हैं, सिंपल मेजोरिटी से आए हुए चेंजेस हैं। ओके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द सिंपल मेजोरिटी। ओके, कैसे कैसे हम लोगों ने बोला कि दो तरीके का वर्ड यूज किया गया, एक तो कि दीज अमेंडमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368, और उसमें वो आर्टिकल खुद ही सोर्स है, खुद ही बता रहा है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 4, आर्टिकल 169। इसके अलावा कुछ चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शनल लेवल पे होता है, टेक्स्ट में चेंज हो या नहीं हो। 4 और 169 वाले में तो टेक्स्ट भी चेंज हो रहा था। ओके, इसके बाद वाले में जो है टेक्स्ट चेंज ना भी हो, फंक्शन के लेवल पे चेंज हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 100 हो जाएगा आपको, 124 हो जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके के चेंजेस हैं। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं अपने से। अमेंडमेंट रन थ्रू सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी लॉ है ये, ठीक है। दैट हैव द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट और ऑपरेशन, टेक्स्ट और ऑपरेशन, ठीक है। टेक्स्ट में चेंजेस आर्टिकल 4 और 169 का भी चेंजेस है। ऑपरेशन का चेंज जैसे हम लोग आर्टिकल 124 का कह रहे थे, प्यूनी चेंजेस को लेकर के चेंजेस है। टेक्निकली दीज आर नॉट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो आप पास करोगे ना, जैसे हम लोगों ने बात किया था अभी, जैसे हम लोगों ने अभी क्या बात किया था, इसका बात किया था हम लोगों ने कि क्या था उस एक्ट का नाम, कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट ऑफ 19 समथिंग 55 और समथिंग है, ठीक है। एंड इसी को चेंज किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको कैसा दिखता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, इस टाइप का कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, ये सिंपल चेंजेस है, इसके लिए ये एक्ट टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी। दीज आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाइक दिस एंड दिस। ओके, सो फर्स्ट थिंग, एंड दिस कैन बी ऑल्टर्ड बाय व्हाट, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू किया जा सकता है। अब आप सिंपल मेजोरिटी करते हो तो सिंपल मेजोरिटी के लिए ओनली क्या चाहिए होता है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से करवा दो, ठीक है, आउटसाइड द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ ये, ठीक है। लिस्ट है जहाँ पे जैसे कि आपने स्टेट वाला देखा था, आर्टिकल 23 में चेंज लाओगे तो 4 कहता है कि 23 के चेंजेस के कारण जो भी चेंजेस शेड्यूल 1 में आएगा और शेड्यूल 4 में आएगा, दैट शुड बी कॉन्सिक्वेंशियल सप्लीमेंटल, ठीक है, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो वो आर्टिकल 4 कहता है चेंजेस क्या लाए जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल में, लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात होगी, एंड फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट मस्ट बी अपडेटेड। ये चेंजेस कैसे चेंजेस हैं, वो चेंजेस हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से किए जाएंगे। द टेक्स्ट ऑफ दिस शेड्यूल इज फिजिकली एडिटेड टू ऐड और रिमूव द नेम्स और नंबर्स। नेम्स मतलब जब शेड्यूल 1 में चेंज होगा, नंबर किस केस में, शेड्यूल 4 में जो चेंजेस हुआ होगा, राज्यसभा की सीट का नंबर, या फिर नया स्टेट आपने लेकर के आया है, ठीक है, जैसे कि तेलंगाना नया स्टेट, इसका नाम ही नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम डालना पड़ा। ओके, शेड्यूल 1 में डालना पड़ेगा, तो आपको शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, लिखे हुए में चेंज करना पड़ेगा। अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 4 क्लास 2, दीज चेंजेस आर मेड बाय सिंपल मेजोरिटी एंड आर नॉट कंसिडर्ड फॉर्मल अमेंडमेंट। एग्जाम्पल JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसने फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस लाए थे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं 169 की बात कर रहे थे हम लोग, द क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। This alters what? The list of state mentioned in Article 168 that have bicameral legislature. Article 168 खुद बताता है कि कौन कौन से स्टेट है जिनके पास bicameral legislature है, that is upper और lower house दोनों है, that is legislative assembly भी और legislative council भी। अब आपने एक नया स्टेट लाया, एक स्टेट लाया जहां पे नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसमें लेकर के आए, ठीक है। अगर उसमें लेकर के आते हैं तो आर्टिकल 168 में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 168 नेम्स बताता था, ये नेम्स बताता है कि किस किस स्टेट के पास है। अब एक नए स्टेट के पास आया तो 168 में वो नेम डालना पड़ेगा, नेम डालना पड़ेगा तो वो होगा। 169 का चीज है। 169 का क्लॉज 3 explicitly state that this law is not an amendment for the purpose of article 368 as like 4 के आर्टिकल 4 के क्लॉज 2 में बोला गया था। सिमिलरली आर्टिकल 169 के क्लॉज 3 में बोला जाता है this law is not an amendment for the purpose of article 368। ओके, और कुछ है जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकता है।
फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल कौन कौन से स्टेट का पार्ट जो है वो शेड्यूल एरिया में फॉल करेगा और ट्राइबल एरियाज में फॉल करेगा। ओके, तो ये जो है इसके लिए भी जब चेंजेस लाना होगा तो आपको टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा। ओके, these schedules govern the administration of scheduled areas and tribal areas. Scheduled areas are governed by fifth schedule. ट्राइबल एरियाज के लिए सिक्स शेड्यूल है, दैट इज स्पेशली 4 स्टेट के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, इन 4 के लिए है। तो लेट्स सपोज कि सिक्स शेड्यूल में किसी नए एरिया को डालना है, जैसे कि लद्दाख जो है वो डिमांड कर रहा है सिक्स शेड्यूल में डालने के लिए, ठीक है, कि वो सेंटर से डिमांड कर रहा है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डाला जाए। लेट्स सपोज कि कल को कर देती है यूनियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अगर किसी को सिक्स शेड्यूल में डालना है तो ये शेड्यूल का किसका शेड्यूल है? कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है। दैट मीन्स व्हाट, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाह रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाह रहे हो, द होल अथॉरिटी, द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी इज विद द पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट को ही करना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि कल को पार्लियामेंट जो है वो चेंज करती है और वो डाल देती है, लद्दाख को डाल देती है, ठीक है, इसमें सिक्स शेड्यूल में डालती है, तो चेंजेस करना पड़ेगा। तो सिक्स शेड्यूल में एक नए जगह का नाम डालना पड़ेगा कि नाम लद्दाख, अपार्ट फ्रॉम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अब लद्दाख भी सिक्स शेड्यूल में। तो टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तो चेंज करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, तो ये है, इसमें भी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। बट देन देर आर सम आर्टिकल्स जो कि सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपरेशन को ये करता है। तो या तो टेक्स्ट चेंज हो रहा था, तो टेक्स्ट का हम लोगों ने देख लिया 4, 169 और शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, 5 और 6 इसमें चेंज हो रहा था, टेक्स्ट में भी चेंज करना पड़ा था। बट कुछ जगह पे इफेक्टिवली प्रोविजन दैट इफेक्टिवली ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, ऑलरेडी लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसको ओवरराइड कर देता है फंक्शनल एस्पेक्ट में। ओके, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था आर्टिकल 124 क्लॉज 1, आप बेयर एक्ट पर होगे तो लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट विथ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस। ठीक है, वही लिखा हुआ है, बट अभी एक्चुअल में कितने? एक चीफ जस्टिस है प्लस 33 अदर जजेस हैं। ओके, 33 अदर जजेस हैं। तो टेक्स्ट भले ही सेम रह गया, बट इफेक्टिवली फंक्शनल लेवल पे, ऑपरेशन के लेवल पे जो है चीज़ों को चेंज कर दिया गया। और ये जो चेंज आर्टिकल 124 का, 100 का, दैट इज कोरम का चेंज, ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। ओके, अंटिल पार्लियामेंट, इसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया? पिछली बार क्या वर्ड यूज किया गया था? दैट दीज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। वो एक लैंग्वेज है। दूसरा लैंग्वेज है अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड। ठीक है, ये अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ, ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू करता है, दैट इज सिंपल मेजोरिटी से करता है। ओके, in these cases original text often remains exactly as it was written in 1950, but the law passed by the parliament becomes the governing rule. Okay, when parliament passes such a law it effectively overrides the existing constitutional text, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल 11 सिटीजनशिप के लिए एक्ट बना हुआ है हमारे पास, आर्टिकल 100 क्लॉज 3 कोरम इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के लिए अगर कभी लॉ बनाना पड़े, आर्टिकल 105 क्लॉज 3 कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना करके सारे के सारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को बता सकता है। हाउएवर आज तक इसको लॉ नहीं बनाया गया है। देयर इज अ ह्यूज रीजन बिहाइंड इट। ओके, ये क्यों नहीं कोडिफाई किया गया है, पूरा के पूरा मेंस का एक टॉपिक है, एंड इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये थोड़ा सा टॉपिक से डाइग्रेस होंगे। इट इज बिकॉज कि पार्लियामेंट ऑल्सो फियर्स कि अगर लॉ बना दिया गया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर, तो फिर जुडिशियरी का कहीं ना कहीं थोड़ा चेक आ जाएगा। बिकॉज ऑफ लॉ बनाओगे तो लॉ जो है को जो चेक करने का प्रोविजन है फिर वो जुडिशरी के पास आ जाएगा, सिंस पार्लियामेंट वांट कि उसकी उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो एक रीज़न, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लॉ को नहीं बनाया जाता है, कोडिफाई नहीं किया जाता। हाउएवर देयर आर मल्टीपल अदर रीजंस आल्सो। 124 जो हम लोग बात कर रहे थे, ओके, ये चीज़ है। सो दीज ऑल चेंजेस आर डन through simple majority, 50% of present and voting. Mind you, I am saying this again, constitution simple majority, special majority, absolute majority, किसी भी वर्ड को नहीं यूज करता, वो सिंपली उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताता है उस मेजोरिटी के। दीज आर जस्ट लीगल टर्मिनोलॉजी जिसको लीगल स्कॉलर्स ने यूज किया, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फॉर दिस सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। और हम लोगों ने इस पूरे को अच्छे से किया था, स्ट्रेंथ एंड मेजोरिटी ऑफ द यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक है हमारा पहला, उसमें किया था। ओके, अब हम लोग चलते हैं एक टॉपिक के ऊपर विच इज दैट इज कि अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को 3 वेज में अमेंड किया जाता है। पहला सिंपल मेजोरिटी था, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। दिस सेकंड वे ऑफ अमेंडमेंट इज सेकंड एंड थर्ड एक्चुअली कम्स फ्रॉम आर्टिकल 368।
आर्टिकल 368 एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि 368 का क्लॉज 1 कहता है कि जो पार्लियामेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ प्रोसीजर, और ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, एक प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। एंड देन ये प्रोसीजर क्या होगा, तो ये प्रोसीजर फिर दिस इज आर्टिकल 368 का क्लॉज 1, ठीक है। ये प्रोसीजर क्या होगा, ये आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 में बताया गया है, ओके। तो ये है, अगर हम लोग आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 को फिर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस किस तरीके से जो है चेंजेस किया जाएगा। सो दिस सेकेंड एंड थर्ड चेंजेस कम फ्रॉम दिस, ओके, कि किस तरीके से चेंज किया जाएगा। दीज चेंजेस आर व्हाट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर टेक्स्ट वैक्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 368 का क्लॉज 2 पहले बात करता है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। इट सेज कि प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर वो कहता है चेंजेस का कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि अभी जस्ट लाया क्या गया था, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था ताकि आर्टिकल 81 को चेंज किया जा सके, ओके, आर्टिकल 82 को चेंज किया जा सके और 334A को चेंज किया जा सके। हाउएवर दिस बिल कुड नॉट बी पास्ड, वो भी हम लोग देखेंगे क्यों, अभी हम लोग प्रोसीजर को ही देखेंगे तो समझ जाएंगे क्यों। तो प्रोसीजर कहता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है अंडर आर्टिकल 368 तो आपको एक बिल लाना पड़ेगा, वो बिल का नाम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होना चाहिए। नंबरिंग कर दो, नंबरिंग था 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये बिल लाया जाएगा, ये किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है और राज्यसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है। लेट्स सपोज कि लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। जब ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा तो इसको पास होना पड़ेगा लोकसभा में किस मेजोरिटी से, दैट इज ये कहता है कि इसको स्पेशल मेजोरिटी 2 से पास होना पड़ेगा। दिस वर्ड नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ड नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल मेजोरिटी 2 लोकसभा में जब पास किया जाएगा, दिया जाएगा, तो इसको कैसे पास होना पड़ेगा, इस मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, दैट इज 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्लस इन एडिशन टू इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। इससे पास होना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बस इतना कहता है कि देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल व्हिच हैज टू बी presented in either house of the parliament, that is either in Lok Sabha or in Rajya Sabha, then it has to be passed in that house for 50% of the total strength and 2/3 of the present and voting. Once इससे पास हो गया then ये सेकेंड हाउस के पास जाएगा। अगर लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था, उससे पास हो गया, तो सेकेंड हाउस क्या हो जाएगी, फिर राज्यसभा हो जाएगा। अच्छा, अगर राज्यसभा में दिया जाता, राज्यसभा भी सेम चीज, स्पेशल मेजोरिटी 2 से इसको पास करता। अगर लोकसभा राज्यसभा पास कर देता तो फिर इसके लिए सेकंड हाउस क्या हो जाता, तब ये लोकसभा में जाता। सेकंड हाउस में जाने के बाद सेकंड हाउस को भी उसको इसी मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, दैट इज 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करना पड़ेगा। एंड दो और नहीं है, एंड है, दोनों ही साइमल्टेनियसली फुलफिल करना पड़ेगा कंडीशन को, ओके। जब ये हो जाएगा कि सेकंड हाउस ने भी पास कर दिया, तब ये चीज प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, ये बिल फिर प्रेसिडेंट को प्रपोज किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट किया जाएगा। एंड प्रेसिडेंट शैल मैंडेटरली गिव हिज एसेंट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा एसेंट, दैट इज हाँ करना ही पड़ेगा बिल को, ठीक है। दैट इज नॉट द केस विद द ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाए तो प्रेसिडेंट कैन से नो, बट इस केस में नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये जो है पावर नहीं है, ओके। ये चीज़ आर्टिकल 42 से आगे लाया गया था इस चीज़ को, ओके। देन इसको एक सेफगार्ड दिया गया था 44 से, ओके। खैर, दैट इज नॉट द टॉपिक हियर। तो ये है प्रोसीजर। तो आर्टिकल 368 का क्लॉज 2 कहता है कि जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो यू विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ प्रोसीजर। एंड क्यों प्रोसीजर को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 368(1) कहता था कि यस इट इज द पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर थ्रू अ प्रोसीजर। दिस प्रोसीजर इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 368 का क्लॉज 2। तो कहता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल लेकर के आओ, आपको जो अमेंड करना है कर लो, ठीक है, जो भी अमेंड करना है कर लो। हाउएवर बेसिक स्ट्रक्चर को आप कुछ अमेंड करने की कोशिश करोगे तो आप तो बिल ला करके हो सकता है पास भी कर दोगे, देन ये जुडिशरी इसको नलीफाई कर देगी, ठीक है।
वो एक अलग चीज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला। अभी हम लोग समझते हैं कि पार्लियामेंट के पास तो अनफिटर्ड पावर है, वो कुछ भी अमेंड कर सकता है। ओके, तो पार्लियामेंट जो है इस तरीके से कहता है कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ में कहता है कि प्रोवाइडेड 368 के क्लॉज 2 में ही चल रहा है, हम लोग इसी को देख रहे हैं, डेट इज 368 का क्लॉज 2 ही देख रहे हैं, उसमें प्रोसीजर कहता है और साथ में कहता है कि प्रोवाइडेड अगर आपको कुछ चीज़ों को अमेंड करना है ना, तो इस मेजॉरिटी के अलावा आपको 50% ऑफ द स्टेट का भी रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो कहता है कि प्रोवाइडेड इफ यू वांट टू चेंज सम आर्टिकल्स और प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ आर्टिकल और प्रोविजन को अगर आपको चेंज करना पड़ेगा तो उसके लिए प्रोसीजर में कुछ एक एक्स्ट्रा एडिशन होगा। वो एडिशन हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ की बात करता है वो। तो जब आप 368 के क्लॉज 2 को देखोगे, इसका सब प्रोविजो है ABCDE। कहता है कि अगर आप 368 के क्लॉज 2 के अंदर प्रोवाइडेड 368 क्लॉज 2 के ABCDE के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए एक स्पेशल चीज आपको एक और स्पेशल मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी 3, नॉट 2, 3। ठीक है, ये क्या है वो बाद में देखेंगे। कौन कौन से अमेंडमेंट की बात करता है वो यहाँ पे, जैसे वो कहता है 368 क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में कहता है कि अगर आपको आर्टिकल 54 में चेंजेस लाना है, दैट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का कुछ चेंज लाना है, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को चेंज लाना है, 55 में चेंज लाना है। ओके, लेट्स सपोज कि आपको चेंजेस लाना है आर्टिकल उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात करता है, आर्टिकल जो है जो आपको बात करता है कि इसमें चेंजेस लाना है अगर आपको, तो दैट इज कि अगर आपको 73 में चेंज लाना है। ओके, अगर आपको चेंजेस 73 में लाना है, ठीक है, दैट डील्स विद व्हाट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक है, इसमें कुछ चेंज लाना है। ओके, और कुछ चेंज लाना है, लेट्स सपोज कि आपको 279A में लाना है, दैट इज जीएसटी काउंसिल के कुछ चेंजेस लेकर के आने हैं। ओके, और आपको जो है इसमें चेंजेस लाना है, दैट इज 162 में चेंजेस लाना है। लेट्स सपोज 162 डील्स विद व्हाट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ये था 73 के बगल में ही 168 लिखो तो ज़्यादा बेटर है, दोनों एक साथ आ जाएगा। 73 इज व्हाट यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर कितना हो सकता है, 162 कहता है स्टेट का एग्जीक्यूटिव, स्टेट जो है हमारे पास, स्टेट्स का एग्जीक्यूटिव पावर कितना हो सकता है। ओके, ये हटा दो, एंड 279 है, दैट इज जीएसटी काउंसिल में कुछ चेंजेस लेकर के आने हैं, तो क्या होगा। इसके अलावा आपके पास आर्टिकल 241 में कुछ चेंजेस लाना है, 241 में भी अगर आपको कुछ चेंज लेकर के आना है, ठीक है। 241 इज अबाउट व्हाट कि हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी बनाना है, कुछ चेंजेस लाना है, तो वो कैसे होगा। ओके, लेट मी रब इट। ठीक है, राइट इट। अगर आपको 54 में चेंज लाना है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 55 में चेंज लाना है, 73 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 162 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट में चेंज लाना है, ठीक है। अगर आपको 241 में चेंज लाना है, दैट इज हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी के लिए बनाना है अगर, तो उसमें कुछ चेंजेस है, ठीक है। अगर वैसा कुछ है, किसी किसी यूनियन टेरिटरी जो है के पास जो कोर्ट है वो किसी स्टेट के ही कोर्ट के पावर्स को एक्सटेंड किया गया, सिंस स्टेट का हाई कोर्ट था उसका पावर को एक्सटेंड किया गया, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा। 279A में कुछ चेंज लाना है, दैट इज जीएसटी काउंसिल में कुछ चेंज लाना है, तो ये सारे चेंजेस के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी 3 लगेगा, 2 नहीं लगेगा। इसके अलावा भी कुछ बातें की जाती है, दैट इज कि आपको बोला जाएगा कि कुछ चेंजेस लाइक आपको जो है लाया जाएगा, दैट इज चैप्टर 4 ऑफ द पार्ट 5 डील्स विद यूनियन। उसका चैप्टर 4 किस चीज़ से डील करता है, यूनियन जो जुडिशरी है उससे डील करता है। ओके, अगर आपको चेंजेस लाना है चैप्टर 5 ऑफ द पार्ट 6 में, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 दैट डील्स विद स्टेट का जो कोर्ट्स है, ओके, हाई कोर्ट्स, उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आना है। इसके अलावा पार्ट 11 में कुछ चेंज लेकर के आना है, पार्ट 11 में चेंजेस लेकर के आना है, दैट इज पार्ट 11 डील्स विद सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप में, ठीक है, उसमें कुछ चेंज लेकर के आना है। तो ये जो चेंजेस हैं कैसा होगा, स्पेशल मेजॉरिटी 3 से होगा। और वो क्या कहता है कि आपको अगर कुछ और चेंजेस लेकर के आना है, ठीक है, अगर आपको कुछ और चेंजेस लेकर के आना है तो वो कैसे आएगा। अब सी कहता है कि अगर आपको कोई भी चेंज 7th शेड्यूल के
सेवन शेड्यूल किस चीज से डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट से डील करता है। सेंटर के पास क्या कौन कौन सी लिस्ट के ऊपर सेंटर लॉ बना सकती है, कौन कौन से लिस्ट के ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है, और कौन कौन के ऊपर बोथ बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बोथ बना सकते हैं। तो अगर आप कोई भी लिस्ट में चेंजेस लेकर के आ रहे हो सकता है कि स्टेट के पास कोई पावर था, ठीक है, किसी चीज के ऊपर लॉ बनाने का। फॉर एग्जाम्पल आपको एजुकेशन जो था पहले स्टेट लिस्ट में था कंप्लीटली, फिर उसको चेंज करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो आपने स्टेट के पावर को छीना है। सेवन शेड्यूल में कोई लिस्ट एक्चुअली में स्टेट को दिया गया था, उसको अब दोनों को दे दिया गया, सेंटर एंड स्टेट दोनों को दे दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ये कोई भी चेंज जो है वो कैसे होगा? स्पेशल मेजोरिटी 3 से होगा। ओके, ये चेंजेस है। इसके अलावा क्या कहा जाता है? इसके अलावा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट और आर्टिकल 368 इटसेल्फ। ये कहता है कि 368 आर्टिकल में इटसेल्फ कुछ चेंज लाना है। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? 368 में पढ़ रहे हैं। तो अगर 368 इटसेल्फ को अमेंड करना पड़ेगा तो जो है उसके लिए भी आपको स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगा। और क्यों ये लगेगा ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक तो ये चीज है। इसके अलावा क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा में के जो सीट्स का चेंजेस होगा, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस लाना है। तो ये सारे चेंजेस आपको स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगा इसके लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कह रहा था 368 क्लॉज 2? 368 का क्लॉज 2 कह रहा था कि भाई प्रोसीजर ये है, एनीथिंग यू वांट टू अमेंड, पार्लियामेंट को कह रहा है कि इफ एट ऑल यू वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द प्रोसीजर इज दैट कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आओगे, इसको एक हाउस में लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट करोगे। जहां भी आपने प्रेजेंट किया वहां पे आप इसको स्पेशल मेजोरिटी 2 से पास करोगे। वर्ड इज नॉट यूज्ड, ठीक है, दैट इज 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड दैट इज साइमल्टेनियसली फुलफिल होना चाहिए, प्लस लिख दो, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होना चाहिए। द मोमेंट एक हाउस में पास हुआ तो ये सेकंड हाउस के पास जाएगा, सेकंड हाउस भी सेम इसको स्पेशल मेजोरिटी 2 से पास करेगा। अब ये प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट को मैंडेटोरली इसको यस करना पड़ेगा। ये था प्रोसीजर। बट 368 क्लॉज 2 कहता है कि प्रोवाइडेड इफ यू आर चेंजिंग ये सारे ए बी सी डी ई को अगर आप चेंज करना चाहते हो, ए बी सी डी, प्रोवाइडेड इफ यू वांट टू चेंज 368 क्लॉज 2 का ए बी सी डी और ई, अगर आप इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हो तो आपको जो प्रोसीजर में कुछ ट्वीक होगा और अब आपको स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगी। स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगी। क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी 3? नाउ अगेन स्पेशल मेजोरिटी 2-3 वर्ड नहीं यूज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपली बोला स्पेशल मेजोरिटी 3 नहीं बोला, सिंपली बोला कि अगर आपको ए बी सी डी ई में चेंज लाना है तो आपको चाहिए होगा 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स। टोटल कितने स्टेट्स हमारे पास? 28। तो 14 से ज्यादा स्टेट्स का उस टाइम जितने भी स्टेट होंगे, अगर अभी कुछ लाया जाता है ऐसा जो कि ए बी सी डी ई को अफेक्ट करता है तो मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन लगेगा। मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन लगेगा, दैट इज 14 या 14 से ज्यादा स्टेट को अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पास करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर में इसको पास करना पड़ेगा। ओके, इनको पास करना पड़ेगा। तो ये बोला क्या कि अगर आप चेंजेस लाते हो तो पहले तो बोला कि ऐसे ही चेंज हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, बट देन वो कहता है कि बाद बाकी अगर आप ए बी सी डी ई में लाओगे तो एक स्पेशल चीज आपको ऐड करना पड़ेगा इन दोनों के अलावा, दैट इज ये तीनों चीज को फुलफिल करना पड़ेगा आपको। ओके, ये चीज है। इस तरीके से अमेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का ये सारा आर्टिकल। तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में बोला गया कि कौन कौन से चेंजेस के लिए आपको क्या क्या लगेगा। ओके, सो अगर हम लोग 368 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 की बात करें तो 2 अमेंडमेंट था, एक तो ए बी सी डी और ई वाला था, ठीक है, इसमें लग रहा था हमें स्पेशल मेजोरिटी 3। बाद बाकी इसको छोड़कर के आर्टिकल 368 कहता है कि कोई भी बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है ना वो स्पेशल मेजोरिटी 2 से ही हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अमेंडमेंट जो बचे हुए अमेंडमेंट है वो कैसे होते हैं? सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। तो 368 के अमेंडमेंट के अंडर जो भी अमेंडमेंट है उसके लिए स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि ए दैट इज 54, 55, 73, 162 और आपको 241 और 279 ए इसमें लाना है चेंज, ठीक है। इसी तरीके से बी देखा, सी देखा, डी देखा, ई देखा था हम लोगों ने 368 का अमेंडमेंट लाना था।
डी था कि राज्यसभा की सीट्स में कुछ चेंजेस लाना है, सी क्या था कि 7th शेड्यूल में आप कुछ भी चेंज लेकर के आ रहे हो, और बी कह रहा था वो सारा चेंजेस जो कि आप पार्ट 4 चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 दैट इज यूनियन जुडिशरी, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 दैट इज हाई कोर्ट स्टेट जुडिशरी, और चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 इसमें कुछ दैट इज जो स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन का जो पूरा का पूरा सेंटर स्टेट के जो रिलेशन का पावर है, ये सारे में चेंजेस लाना है आपको, तो स्पेशल मेजोरिटी 3 को लाना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा इसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस लाना है अंडर आर्टिकल 368, वो कैसे आ जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी 2 से आ जाएगा। सो दैट मीन्स व्हाट कि कुछ चेंजेस सिंपल मेजोरिटी से आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया 4 में चेंजेस, 169 में चेंजेस, ठीक है, शेड्यूल 5,6 में चेंजेस। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे जैसे आर्टिकल 100 में चेंजेस आ रहा था, 124 में चेंजेस आ रहा था, ओके, 105 के लिए कुछ लॉ बनाना, ये सारी चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी। बची हुई के लिए स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगा। अब स्पेशल मेजोरिटी 2 से क्या अमेंड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला कि जो स्पेशल मेजोरिटी में से बच जाए और स्पेशल मेजोरिटी जो सिंपल मेजोरिटी से बच जाए और स्पेशल मेजोरिटी 3 से बच जाए, रेस्ट जो भी बचा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्पेशल मेजोरिटी 2 से अमेंड होगा। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट कैसे अमेंड होगा, डीपीएसपी कैसे अमेंड होगी, वो कैसे अमेंड होगा, स्पेशल मेजोरिटी 2 से होगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी यहाँ भी फॉल नहीं कर रहा है, सिंपल मेजोरिटी में भी फॉल नहीं कर रहा और इसमें भी फॉल नहीं कर रहा है, तो वो कैसे अमेंड होगा, स्पेशल मेजोरिटी 2 से अमेंड होगा। अगर आप सिंपली अभी देखोगे ना कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 130, ओके, there is some technical glitch, okay, ठीक है, there was some technical glitch, okay, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर आप देखोगे ना कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2000, just a second, so sorry for this, yes, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम लोग यहाँ पे ही डील करते हैं, ओके। अगर हम लोग बात करते हैं ना कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो अभी प्रपोज किया गया था 2026 में, वो क्यों डिफीट हो गया, बिकॉज वो कहाँ फॉल कर रहा था, वो जो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा था वो लाने की कोशिश कर रहा था 81 में, 82 में और 334A में। नाउ यू रिमेंबर वो जो सारी चीज़ें हैं जो बोला गया था स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगी, उसमें कहीं भी फॉल नहीं करता, उसमें 54, 55 एंड ऑल वो सारी चीज़ें थी, 73, 162, 241, 279 है, ये डिफरेंट आर्टिकल। तो जो आर्टिकल्स बच गया वो मैंने क्या बोला, जो भी सिंपल मेजोरिटी से नहीं हो पा रहा और ABCDE से नहीं हो पा रहा, वो कैसे होगा, स्पेशल मेजोरिटी 2 से होगा। तो 2 लग रहा था, तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ तो किसी भी पार्टी जिसकी गवर्नमेंट है उसके पास तो ये होगा, क्योंकि यही वो नंबर है जिसके बाद आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। तो सिंस गवर्नमेंट फॉर्म्ड है मतलब ये स्ट्रेंथ तो था, बट इट ऑल्सो नीड्स 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दिस इज वेयर दिस बिल वॉज डिफीटेड। 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है, करंट जो डिस्पेंसेशन है, जो करंट गवर्नमेंट है, वो इस वाली मेजोरिटी को लोकसभा में सिक्योर नहीं कर पाई, दैट इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग को। देयरफॉर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो डिफीट हो गया, ओके। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड थोड़ा बना के रखा गया है ताकि चीज़ों को बहुत इजीली भी चेंज नहीं किया जा सके। हाउएवर ऐसा भी नहीं रखा गया है कि चीज़ें जो है बहुत ही सिंपली जो है वो चेंज हो जाए, ओके, सिंपली चेंज हो जाए या फिर बहुत ही टफ लगे चेंज हो जाए, एक बैलेंस रखा गया। हम लोग देखेंगे रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी के टॉपिक में, ओके। सो दिस इज वन थिंग, ओके। मैंने बोला था कि मैं एक और चीज़ आपको समझाऊंगा, दैट इज, जस्ट अ सेकेंड,
अगर हम लोग बात करते हैं तो ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इस चीज़ की कि हम लोगों ने बोला था कि जो आप देखो वो आर्टिकल का लिस्ट देखो, ए बी सी डी ई में लिस्ट देखोगे आप, तो आपको आर्टिकल 368 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज ई देखें, अगर हम लोग 368 क्लॉज 2 सब क्लॉज ई को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 368 का क्लॉज 2 को सब क्लॉज ई कहता है कि अगर आपको आर्टिकल 368 में ही चेंजेस लेकर के आने हैं तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी 3 को लाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आप सोचो कि 368 का ही क्लॉज 2 का ABCD अगर आप देखोगे तो लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं 7th शेड्यूल की, किस में था? क्लॉज सी में था। 368 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज सी में क्या था कि 7th शेड्यूल में अगर आपको कुछ चेंज लेकर के आना है, 7th शेड्यूल में कुछ चेंज लेकर के आना है तो आपको स्टेट्स का भी लगेगा। नाउ 7th शेड्यूल इज समथिंग, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। 7th शेड्यूल क्या है? इसमें स्टेट की भी लिस्ट की बात की गई कि स्टेट का पावर किस किस लिस्ट के ऊपर है। अब अगर 368 के थ्रू अमेंडमेंट होता है और स्टेट को की नहीं ली जाती, ठीक है, कंसेंट स्पेशल मेजोरिटी 3 में, तो मोर देन 50% ऑफ द स्टेट की भी लगेगी, शुड रेटिफाई। ठीक है, मान लेते हैं एक बार को कि स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं लगता, तो स्टेट का कंसेंट लिया नहीं जाता, पार्लियामेंट के पास पावर होता, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट करने का पावर एक्सक्लूसिवली किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट बिना स्टेट से पूछे 368 को अमेंड कर देता। ठीक है, 368 को अमेंड कर देता तो क्या अमेंड करता? लेट्स सपोज कि वो 368 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज सी को अमेंड करता और कहता कि 7th शेड्यूल जो है, लेट्स सपोज अब ये सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होगा। ऐसा अमेंडमेंट लाया जा सकता है कि सिंपल मेजोरिटी से लाया जाएगा। दैट मीन्स स्टेट का पावर छीन लिया गया। पहले स्टेट के पास पावर था कि वो अपने लिस्ट के ऊपर जो है एक्सक्लूसिव पावर है उसको लॉ बनाने का। ठीक है, अब उस चीज को लेट्स सपोज 7th शेड्यूल में कुछ लिस्ट को चेंज कर दिया गया। लेट्स सपोज कि हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर एक स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट के पास पावर है, तो स्टेट का लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। अगर बिना स्टेट से पूछे हुए अगर 368 में चेंज किया गया होता तो क्या चेंज किया जा सकता? 7th शेड्यूल में चेंज किया जाता। लेट्स सपोज कि एग्रीकल्चर को अब कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता। ठीक है, तो क्या होता? स्टेट का पावर चला जाता। तो स्टेट का पावर चला गया बिना स्टेट के पूछे हुए। ठीक है, बिना स्टेट का कंसेंट लिए हुए स्टेट के पावर को ले लिया गया। दैट इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म। Therefore 368 का अमेंडमेंट itself has a bearing on the federalism। ठीक है, 368 का अमेंडमेंट इसीलिए स्टेट से भी पूछ करके किया जाता है। क्यों? क्योंकि 368 के अंडर में कुछ चीजों का अमेंडमेंट ऐसा है जो कि स्टेट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो अब 368 को अगर पार्लियामेंट अमेंड कर देगी बिना स्टेट के पूछे हुए तो वो स्टेट का पावर ले सकती है बिना स्टेट को पूछे हुए। दैट इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म, इसीलिए वो भी किया गया। सो दिस इज इट, नथिंग मच। ओके, सो हम लोगों ने इसी चीज को पूरा का पूरा डील किया है। ओके ओके, ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू स्टडी। तो दिस इज द 3 ways ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन: सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, और 2 तरीके की मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी 2 है, दैट इज 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग। इसके अलावा एक और मेजोरिटी है विच फॉल्स की अगर प्रोवाइडेड कह के कहता है कि प्रोवाइडेड अगर आप 368 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ABCDE में चेंजेस लाना चाहते हो और उसके लिए आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, पार्ट्स मेंशन किया गया, अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपको स्टेट मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन लगेगा। ओके, एंड स्टेट्स अपने हाउस में, वो जो मोर देन 50% ऑफ द स्टेट की बात करें, वो जो अपने अपने हाउस में रेटिफिकेशन लेकर के आएगी वो सिंपल मेजोरिटीज ला सकती है। ओके, थैंक यू क्लास, दिस वॉज द टॉपिक। आई होप मज़ा आया होगा। डू कमेंट एंड टेल मी कि कैसा लगा आपको टॉपिक पढ़ के, एंड थैंक यू।